इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर हैं एक नया अंक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट। हमारा आज का विषय क्या रहेगा बताएंगे मेरे साथी अश्विनी। किसान मित्रों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है और बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, फौरन अपने विषय पर आ जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे खरीफ मक्का की उन्नत किस्में एवं बुआई। जी हाँ, यानी कि आज मक्का के बारे में बात होगी और इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शंकरलाल जाट को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी। जी, और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और कोई भी सवाल इस विषय से जुड़ा हुआ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल कीजिए। अगर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। 011 हमारा STD कोड है और टेलीफोन नंबर है 23421608। इसके साथ साथ हमारा दूसरा नंबर है 23421081 और STD कोड 011 जरूर लगाएं। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे नए किसान मित्र, हम उनको अपना नंबर बता देते हैं, आप सेव कर लीजिए 9868868753। जी हाँ, 9868868753 तो व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी कारणवश आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है तो आप फोन में ये नंबर सेव करके हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप मक्का से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, जो भी हमारे किसान मित्र मक्का की खेती कर रहे हैं या जो नई शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मक्का जो है ना नीरा, ये व्यावसायिक तौर पर भी बहुत लाभकारी है, साथ ही पोषण भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। बिल्कुल। और अश्विनी देखो, जो कॉलर्स हैं वो अभी से जुड़ने लगे हैं हमारे साथ, लेकिन जल्दी से हम पहले ये जान लेते हैं, जब भी हम कोई भी फसल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है खेत की तैयारी। तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें जब हम खरीफ मक्का की बात कर रहे हैं? देखिए, मक्का एक ऐसी फसल है जो नहीं ज्यादा सूखा सहन कर सकती है और नहीं ज्यादा पानी सहन कर सकती है। तो मक्का को ऐसी जलवायु परिस्थिति में उगाया जाता है जहाँ 500 से लेकर 800 mm पानी की बरसात होती है। और इस समय अगर जो भी किसान भाई लगाए वो ये ध्यान रखे कि उसके खेत में किसी भी लेवल पर, स्पेशली शुरू के 30-40 दिन में पानी खड़ा नहीं रहना। तो ऐसे खेत का चुनाव करें। और अगर जिस खेत में पानी खड़ा रहने की कुछ समस्या हो सकती है तो किसान अपनी मेड़ पे लगाएं। तो आप जो खेत है उसमें आप एक गहरी जुताई और साथ में 1-2 बार कल्टीवेटर चला दें। और उस कल्टीवेटर जब लास्ट चलाएं तब आप खेत में खाद भी डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ऐसा नहीं है तो नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा ये रहता है कि जब बीज की बुआई करते हैं तब भी खाद डालना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, खेत की बुआई के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। एक शायद श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सुनते हैं उनको। राजू, मैं बब्बर यादव प्रतापगढ़ से बोल रहा हूं। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मक्के की बुआई कब से किया जाए और करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत अच्छा, जो हम बात कर रहे थे उन्हीं के ऊपर इनका प्रश्न है। जी, तो मक्का की बुआई अमूमन जब बारिश होती है, बारिश के साथ ही की जाती है। और बारिश जब भी, जैसे आपकी पहली बारिश हुई आज, उसी के साथ ही जब भी आपको मौका मिले, आपके खेत को बुआई के लिए तैयार हो, उस समय आप बुआई करें। और इसमें अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप मानसून के आने के 7-8 दिन पहले भी इसकी बुआई कर सकते हैं, एक पानी देकर। तो इससे क्या रहेगा, आपकी फसल में खरपतवार से का कंपटीशन कम रहेगा, तो इससे आपकी फसल ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन जब भी आपका मानसून आता है तब आप इसकी बुआई करें तो अच्छा रहेगा। और सबसे जो सावधानी की बात यही है कि आप इस समय मक्का को ऐसे खेत में लगाएं जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं रहे, 24 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा नहीं रहे। कभी कभी तो मतलब इतने बारिश हो जाती है, होते ही है, लेकिन खड़ा नहीं रहे। और अगर खड़ा रहता है किसी जगह में तो आप मेड़ के बुआई करें। तो आप 65 से 70 सेंटीमीटर की मेड़ बनाएं और मेड़ से मेड़ की दूरी पे, और फिर जो मक्का है उसका बीज आप 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लगा दें। आप हाथ से भी बुआई कर सकते हैं और साथ में फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल है। इसके अलावा कुछ न्यूमेटिक प्लांटर भी आए हैं। वो क्या करते हैं कि किसान भाई की मतलब 1 से 2 किलो मक्का के बीज की सेविंग कर देते हैं। अगर वो बात करें तो किसान भाई जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं अच्छे से, 400 से 500 रुपए किलो के लगभग भी मक्का का बीज आता है। तो मतलब 250 रुपए 300 रुपए मिनिमम वो एक किसान खरीदता है। तो अगर उसके एकड़ में 1 किलो बीज की सेविंग हो जाती है और साथ में ही न्यूमेटिक प्लांटर जैसी ऐसी मशीन से बुआई करने से क्या होता है कि सारे पौधों की गहराई एक जैसी होती है और पौधे से पौधे की दूरी भी सेम रहती है।
तो गहराई एक जैसी होने से क्या होता है, पौधा एक साथ उगता है, तो सारे मैनेजमेंट जो भी करते हैं, प्रबंध करेंगे उसमें तो काफी आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ भी ये होगा कि जो पौधों की संख्या बराबर रहेगी, सारे 20-20 सेंटीमीटर पे बने तो हमने 20-20 पे डाल दिए, तो एक भी पौधा ज्यादा नहीं रहेगा। किसानों को जो उसकी छटाई करते हैं, ठीक है, थिनिंग करते हैं, वो करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं, आप अच्छी मशीन का प्रयोग करें और बढ़िया से आप बिजाई करें इसकी। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये जो हाइब्रिड मक्का आता है और एक देशी मक्का आता है, तो इन दोनों में हम ये जानना चाहते हैं जिसकी पैदावार किसकी ज्यादा अच्छी होती है और कौन ज्यादा जल्दी मतलब जो है फसल तैयार हो जाती है। तो इन दोनों में किस फसल का चुनाव हम करें ताकि जो है मक्का अच्छी तरह से पैदा हो जाए। बिल्कुल, राजा जी का सवाल भी काफी अहम है और काफी किसानों के मन में भी ये जहन में ये होगा कि हम ये चीज जानना चाहते हैं। जो हाइब्रिड मक्का है, संकर मक्का है, उसको क्या है कि जितने भी बीमारियां हैं, पानी है और सूखा है, उसके प्रति जो रोग रोधक क्षमता होती है उसी को डेवलप करके हाइब्रिड बनाया जाता है जी। तो और उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो जमीन से ज्यादा पोषक तत्व नहीं खींचे और कम पोषक तत्व खींच के वो ज्यादा उपज दें अपन को। तो उस चीज को लेकर जो आपकी संकर मक्का और देसी मक्का है, उनमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे जी, तो उनकी उपज में जो अपनी देसी मक्का है वो संकर मक्का के बराबर कभी नहीं आ सकती है। पहले हमारे देश में अगर लें 1960-65 में और लगभग 90 तक हमारे यहाँ जितने भी संकर मक्का की किस्में थी, उनके अंदर मार्केट में प्रेफरेंस नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसका बीज और वो लगाते थे, तो एक डेंट कॉर्न आता है जिसके अंदर दाने में डेंट पड़ा होता है। तो मार्केट में जब जाते तो किसान भाई को 100 रुपए एक क्विंटल का कम मिलता था, 200 रुपए क्विंटल कम मिलता था। तो अब वो समस्या नहीं है, हमारी देसी मक्का जैसी दिखने वाली संकर किस्में उपलब्ध है जी। तो मैं इनको बता देता हूँ कि जैसे LQMH1 है, DMRH 1305 है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज 2 है, ऐसे PJHM1 है और PJHM2 है, विवेक संकर मक्का 45-55, ये सब है। ये जो किस्में हैं वो आपकी जल्दी पकने वाली है, लगभग आपकी 70 से 80 दिन में पक जाती है। और ऐसे ही आपकी जो देसी मक्का जो भाई साहब राजा जी बात कर रहे थे, वैसे ही बाकी भी पकती है। तो किसान भाई जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं वो उपलब्ध है, उनमें संकर मक्का किस्में भी उपलब्ध है और आपकी संकुल किस्में भी उपलब्ध है। तो मैं चाहूंगा कि वो संकर किस्में ऐसी हैं जो बिल्कुल लाल दाना, अच्छा दाना दिखने वाली है, जो मार्केट में अच्छी प्रेफरेंस है और अच्छी उपज दे सकती है, तो उनका चयन। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मक्का के लिए किस तरह की खास मिट्टी की जरूरत है, या कुछ ऐसी सामान्य किस्में हैं जो हर तरह की मिट्टी में हमारे किसान मित्र इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, मक्का वैसे तो क्योंकि बहुत सारी जगह में होती है जी। और बहुत सारी जलवायु परिस्थितियां अपने देश के अंदर, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मक्का नहीं होती है जी। केरल में नहीं होती थी, वो पिछले साल से केरल में भी होना स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारी जलवायु परिस्थिति बहुत सारे मौसम में होती है और ये कहा जाता है कि मक्का हर दिन काटी जाती है, हर दिन बोई जाती है जी। तो जो मक्का का आप कहें तो सबसे अच्छा रहता है बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवांश की मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन जो कहते हैं, वो सबसे अच्छा हो, वो सबसे बढ़िया रहती है मक्का के लिए और मक्का उसके अंदर ज्यादा अच्छी उपज देती है। तो जिसके पास जीवांश की मात्रा कम होती है वो किसान भाई कम से कम 10 टन एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर का खाद 2 साल में या 1 साल में, 1 साल में कर सकता है तो अच्छा है, 2 साल या 3 साल में कर सकता है तो भी अच्छा है, उसको जरूर डालें। तो इससे क्या रहेगा कि उनकी मक्का की उपज ज्यादा अच्छी होगी। और कोई ऐसी सामान्य किस्में हैं जो कि आमतौर पर हमारे किसान मित्र इस्तेमाल कर रहे थे और उनको विकसित किया गया है और अब वो उन जो नई किस्में हैं, जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो उनकी जो नई किस्में हैं वो कौन सी हैं? अगर आप नाम दोहरा देंगे तो हमारे किसान मित्रों को थोड़ी सी सुविधा रहेगी। अभी मैं कुछ किस्मों के नाम बताया था, इसके साथ साथ मैं और बताना चाहता हूँ जो जैव समर्थित बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं मक्का की, जिसके अंदर लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोविटामिन ए ये ज्यादा होता है और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी रहती है और ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है, तो वो किस्में जैसे पूसा बायोफोर्टिफाइड मेज 1, परसा बायोफोर्टिफाइड मेज 2, उसके बाद पूसा इम्प्रूव्ड HM4, पूसा इम्प्रूव्ड विवेक QPM 9, ऐसे इम्प्रूव्ड करके जो भी 3-4 किस्में पूसा से निकली है, उसमें HQPM 5 इम्प्रूव्ड है, HQPM 1 इम्प्रूव्ड है। उन किस्मों के अंदर बहुत जैव संवर्धित हैं और ये तीनों चीजें हैं जिसके अंदर लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोविटामिन है। तो उनका एक आप अच्छे से छोटा मार्केट अच्छा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इनकी ये है कि जो भी बोए वो किसान या तो 10 से 15 दिन पहले या 10 से 15 दिन बाद में, या जो मक्का सामान्य में बो रखी है उसके 500 मीटर दूरी पे बोए, तो इसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, मक्का की बुआई का जो तरीका है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, अपना सवाल रखिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसे कि हम तैयार मक्का के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। एक खाते हैं, भून के खाते हैं, एक पॉपकॉर्न को कहते हैं, और तीसरा होती है, इसके बारे में बताएंगे? तो ये बहुत अच्छी तरह की किस्मों के बारे में पूछ रहे थे, और इसमें एक होता है जो स्वीट कॉर्न, जिसको अमेरिकन भुट्टा कहते हैं, उसका जो हम हमेशा उबाल के खाते हैं, और उबाल के ही खाना चाहिए। जो उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा होती है, अगर हम उसको भूनते हैं तो वो कोई एंटी क्वालिटी एजेंट में बदल जाता है। तो इसकी वजह से हमें उबाल के खाना चाहिए, जिसको स्वीट कॉर्न, मीठी मक्का कहते हैं, और अमेरिकन भुट्टे के नाम से प्रचलित है। और पॉपकॉर्न है जो उसके दाने अमूमन दूसरी मक्का से काफी छोटे होते हैं जी। और लेकिन जब वो पॉप होते हैं तो उसका वॉल्यूम आपका 30 गुना तक आपका बढ़ जाता है। तो वो उसी तरह से उसको बनाया जाता है, तो वो अलग है। और बेबी कॉर्न की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा निकलते ही 3 से 4 दिन के अंदर तोड़ लेते हैं जी। और ऐसे ही जब एक भुट्टा तोड़ते हैं, जैसे भिंडी एक पौधे में दूसरी आती है एक तोड़ने के बाद, ऐसे इसके अंदर दूसरा बेबी कॉर्न आएगा, दूसरा तोड़ेंगे तीसरा आएगा, और 3 से 4 तक बेबी कॉर्न एक पौधे के अंदर आते हैं जी। तो कोई भी किस्म, जैसे मार्केट में अगर कोई किचन गार्डन में उगाना चाहते तो कोई भी मक्का का बीज आपको मिल रहा है, आप मार्केट से लाके अपने वहां पे लगाइए, और जब आपका नीचे वाला भुट्टा आए, एक भुट्टे को तोड़ देंगे, उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा। ऐसे आप तीसरा चौथा बेबी कॉर्न आपके खुद के घर पे भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसकी विशेष किस्में अगर हम व्यावसायिक तौर पे लें तो विशेष किस्में हैं, जिसमें आपकी शिशु करके एक है जो पूसा ने विकसित की है जी। वो बेबी कॉर्न की किस्में है, उसमें G5414 एक किस्में है, और IMS भी 1532, 1539 किस्में हैं जो बेबी कॉर्न की आप ले सकते जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है और ये कहाँ से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। मैं लवकुश बात कर रहा हूँ मेरठ से। जैसे मक्का जब लगाने के बाद इसमें जो खरपतवार हो जाता है, जिसमें जो दवाइयाँ वगैरह छोड़ी जाती है, तो ये हम लोगों को छोड़ना चाहिए कि मतलब इसकी निकाई कर देना चाहिए? अगर आपके पास ऐसे किसान भाई हैं, किसी के अंदर जहन में ये सवाल आ रहा है कि हमें दवाइयाँ ज़्यादा प्रयोग करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना बढ़िया है। और क्योंकि मक्का को मैंने बताया कि 60 से लेकर 70 या 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन पे बोया जाता है, तो बीच के अंदर आप जो भी आप कृषि कार्य कर सकते हैं, है ना, हल चला सकते हैं, या फिर आपने ऐसा एक कुल्फा आता है, कुल्फा चला सकते हैं, ब्लेड हैरो चला सकते हैं, तो आप चलाइए। और हाथ से अगर आप खरपतवार उगाड़ सकते हैं तो 20 दिन और 40 दिन के ऊपर, एक बार 20 दिन पे जी। एक बार 40 दिन पे, 2 बार अगर हाथ से निराई कर देते हैं, तो अगर 20 दिन पे कर दिया तो कभी कभी 20 दिन पे अच्छी किस्म है जो वो आपके बिल्कुल ग्राउंड को कवर कर देगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर हाथ से करना चाहते हैं, बिल्कुल इनका अच्छा सुझाव है, आप हाथ से करिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, या आपके पास ऐसी मशीन है जो ट्रैक्टर से चलित है, बैल चलित है, वो आप पौधों के बीच में जो लाइनें हैं उनको इनिशियली 20 से 40 दिन के ऊपर 2 बार आप अपने उनको चला सकते हैं जी। तो हम रुकते हैं यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान मित्रों, आप किसान की बात कार्यक्रम से जुड़े हैं, और आज का हमारा विषय है मक्का की उन्नत किस्में और बुआई। और कार्यक्रम में अब हम सुनते हैं, आज दिनांक 3 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज छात्रावास लोकार्पित हो रहा है।
इसमें 502 बच्चे निवास कर सकेंगे और एक बड़ी सुविधा हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध हो रही है और लगातार डीजी साहब इस बात के लिए प्रयत्नरत हैं कि ऐसी सुविधा और बढ़े, वो भी जल्दी से जल्दी आप सब लोगों को मिलने वाली है। लोकार्पण के इस अवसर पर मैं संस्थान के हमारे प्रमुख AK जी और संस्थान से जुड़े सभी महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर हमारे BSc के शुरुआती दौर के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए। एक तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन उन सबसे मिलना हो पा रहा है और दूसरा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि देश में शिक्षा के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन आप सब लोगों ने कृषि के आयाम को अपने जीवन में चुना, इसका निश्चित रूप से मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूसा इंस्टीट्यूट की ख्याति और पूसा इंस्टीट्यूट का नाम इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों की जवान कर दी है और पूरी दुनिया में पूसा इंस्टीट्यूट को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इस अमृत काल में हमारा यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित हो और मैं समझता हूँ कि जब हॉस्टल बनकर खड़ा हो रहा है तो इसका स्तर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। तो इस कदम के दौर से शुरुआत हम कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही संतोष की बात है। कृषि का क्षेत्र हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र विभिन्न चुनौतियों से भरा हुआ है। इन चुनौतियों का समाधान करना, उस पर विजय प्राप्त करना और देश और दुनिया की आवश्यकता को पूरा करना, इसके लिए किसान की भूमिका तो है ही, लेकिन किसान के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जलवायु परिवर्तन के दौर में आने वाले कल में बढ़ने वाली मांग को दृष्टिगत रखते हुए, दुनिया की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी इस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज दुनिया के बड़ी संख्या में देश कृषि के मामले में भारत से सीखना चाहते हैं, भारत के रास्ते पर चलना चाहते हैं और उनकी आवश्यकता जब भी होगी तो भारत उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। ये अपेक्षा आधी दुनिया की लगभग आज भारत से है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम सब लोगों की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। एक तरफ जिम्मेवारी भी बढ़ रही है, एक तरफ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। दोनों को एक साथ एड्रेस करना ये कठिन काम है, लेकिन असंभव काम नहीं है। और मुझे पूरी प्रसन्नता है कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिक इस महत्व को समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आने वाले कल में चुनौतियों का समाधान देने में निश्चित रूप से पूरी तरह सफल होंगे। नई शिक्षा नीति भी देश में आई है। नई शिक्षा नीति का समावेश कृषि शिक्षा में हो। नेचुरल फार्मिंग के लिए भी अलग से सिलेबस तैयार किया गया है और वह भी कृषि शिक्षा में जोड़ा जा रहा है, जो निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है। इस अवसर पर आप सबसे बात करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नया छात्रावास आज लोकार्पित हो रहा है। बहुत ही सुंदर नाम भी इसका रखा गया है, मधुमास। मैं इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभेच्छाएँ देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे और तरक्की करेंगे और देश ही नहीं दुनिया की आवश्यकता को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा
होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। आज का हमारा विषय है मक्का की बुआई और उन्नत किस्में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शंकर लाल जाट। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनको सुन लेते, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम बबलू है। जी बबलू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप आज? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हम लोग गांव में जो खेती करते हैं मक्का के जी, तो उसमें जैसे मैंने खेत तैयार कर लिया, तो उसमें जो बीज होता है, जो जैसे कि कभी बोलते हैं पानी में भिगो के डाल के फिर खेत में डाला जाता है, या वैसे डाला जाता है, कौन सा बढ़िया हो जो कि पौधा बढ़िया निकले? देखिए बबलू जी, ऐसा है, मक्का जो अभी बुआई करते हैं, अगर कम पानी है और मॉइस्चर नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, तब ये बताया जाता है कि आप भिगो के बोएं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो मक्का की जो जल्दी पौधे निकलते हैं। लेकिन इस मौसम के अंदर अमूमन ये देखा गया कि उस चीज का ज्यादा फायदा नहीं रहता है। अगर किसान करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, क्योंकि पहले से ही जमीन के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहती है जब बुआई करता है। अगर आपने बुआई पानी लगा के की है, जैसे इरिगेशन करके, सिंचाई करके की है, और उसके बाद अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अगर आप फिर उसके बाद भिगो के बोते तो अच्छा रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको जो बुआई है, बुआई की गहराई आपको 3 से 4 सेंटीमीटर तक रखनी चाहिए, और लगभग आप सबकी बुआई एक जैसी रखने की कोशिश करें जी। तो उससे क्या होगा, आपके पौधे एक साथ उनका अंकुरण होगा, और जो आपकी फसल है वो बिल्कुल एक साथ जब बड़ी होती है मक्का के अंदर जी, तो आपको उपज ज्यादा आने की संभावना रहती है जी। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं अक्सर सहफसलीकरण की, तो अगर हम मक्का की बात करते हैं और सहफसलीकरण की बात करें, तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इसके साथ उगाई जा सकती हैं? देखिए, मक्का के अंदर बहुत सारी फसलें हैं जिनका सहफसलीकरण किया जा सकता है। इस मौसम के अंदर जैसे आपकी भिंडी हो गई जी, उसके बाद में आपके पास मूंग है, उड़द है, कपास है, कपास के साथ भी कर सकते हैं, और जो अरहर है जी, अरहर के साथ भी कर सकते हैं। मक्का अरहर से पहले कट जाती है, कपास से भी पहले कट जाती है, और उड़द मूंग है वो मक्का से पहले कटते हैं जी। तो अब इन फसलों का जैसे 2 पंक्ति मक्का की लगा दी और 2 पंक्ति इनकी लगा दी, या 4 पंक्ति मक्का की लगा के 4 पंक्ति इनकी भी लगा सकते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर हम मक्का की खेती की बात करते हैं, तो इसमें किस तरह के खरपतवार होते हैं और उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि खरपतवार नियंत्रण का सही तरीका, सही विधि क्या हो सकती है? देखो, खरपतवार नियंत्रण का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि मक्का को जब बुआई करते हैं जी, आप जुताई करके करें, और नमी की मिट्टी की एक परत बनी रहे जो उसको हम डस्ट मल्च भी कहते हैं जी। तो उससे क्या होता है, खरपतवार 1-2 सेंटीमीटर ऊपर से नहीं उगते हैं। लेकिन अभी जो बारिश का मौसम ऐसा है जिसमें अपन को पता नहीं, आज हम बुआई करके गए और तुरंत बारिश हो गई जी, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इस मौसम में चैलेंज रहता है, कम से कम 3 से 4 बार खरपतवार आते हैं और उनको निकालना काफी जरूरी हो जाता है। और जैसे अपन देख रहे हैं कि जो मनरेगा और ये बाकी सब प्रोग्राम चल रहे हैं, उसकी वजह से लेबर की अवेलेबिलिटी भी कम हो गई और उनकी रेट भी ज्यादा हो गई। तो इसको देखते हुए अगर आप मैकेनिकल वीडिंग, जिसके अंदर मशीनें का उपयोग करके हम कुल्फा या ऐसे ब्लेड हेरो होता है, उनकी एक आप 15 दिन के ऊपर चला दें, जब पौधे बहुत छोटे रहते हैं, तो बहुत छोटे छोटे खरपतवार होते हैं, उनको एकदम मार देते हैं पौधों की जो 2 पंक्तियों के बीच में, और एक आप चला दें 30 दिन के ऊपर। 30 दिन पे जब आप चलाएं, उस समय आप ये करें कि उस पर मिट्टी चढ़ा दें मक्का के ऊपर, उसी ब्लेड हेरो के जब चारों तरफ हम रस्सी बांध देते हैं, तो दोनों तरफ मक्का मिट्टी को उसके ऊपर चढ़ा देता है। और इसके अलावा जैसे हम रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की बात करें, तो उसमें एट्राजिन, आप जब बुआई करते हैं उसके 0 से 2 दिन के अंदर आप एट्राजिन डाल दें, पूरी परत बना दें, और जब आपकी पौधा है 15 से लेकर 30 दिन या 45 दिन के बीच में अगर आपके यहाँ खरपतवार हो रहे हैं, तो आप उसमें टेम्बोट्रिन एक रसायन आता है, उसका 120 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से, या टोपरामेजोन जो 25 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से
वो डाल सकते हैं, खड़ी फसल में डालते हैं। इसमें फसल आपको नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपके जो खरपतवार है वो सारे मर जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ जल्दी से जानना चाहेंगे कि सिंचाई कितने अंतराल पर होनी चाहिए? देखिए, इस मौसम में अमूमन सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह है कि अगर 15-20 दिन तक आपका शुरू की है, फसल के अंदर बारिश नहीं हो रही है, तो किसान भाई पानी नहीं दे। अगर आपके अंकुरण अच्छा हो गया है और इसमें पानी देने से उसके अंदर पौधे सड़ने का ये सब संभावना रहता है। अदरवाइज आप ऐसा है कि जब बारिश नहीं हो तो 10 दिन के अंतराल के ऊपर 10 से 15 दिन के अंतराल मिट्टी के प्रकार के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, आज का हमारा विषय था खरीफ मक्का की उन्नत किस्में एवं बुवाई, और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर शंकर लाल जाट है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है आप इस जानकारी का जरूर फायदा उठाएंगे। जी, इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हमारा